दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल फिल्म की कहानी। ये है ओची की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो हमें सिखाती है कि कभी कभी जो हमें डरावना लगता है वो असल में उतना बुरा नहीं होता। कहानी शुरू होती है यूरी नाम की एक बहादुर लड़की से। क्या आपको पता है दोस्तों, यूरी एक ऐसे गांव में रहती है जहां पहाड़ों में ओची नाम के क्रीचर्स रहते हैं। ये ओची ब्लू कलर के होते हैं और बिल्कुल मंकीज की तरह दिखते हैं, लेकिन गांव वाले इनसे बहुत डरते हैं। गांव में एक रूल है, रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गार्ड्स रहते हैं क्योंकि ओची रात में ही अपने पहाड़ों से बाहर निकलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये क्रीचर्स वाकई इतने खतरनाक हैं? पेट्रो एक एक्सपीरियंस्ड हंटर है जो बच्चों को हंटिंग सिखाता है। एक रात वो यूरी और कई अन्य बच्चों को लेकर फॉरेस्ट में जाता है। हर बच्चे के पास राइफल है और पेट्रो यूरी को एक नाइफ देता है और कहता है, अगर कोई तुम्हें हार्म करे तो इसका इस्तेमाल करना। अब दोस्तों, यहाँ से कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। जब हम पहली बार ओची को देखते हैं तो वे अपनी दुनिया में खुशी से खेल रहे हैं, लेकिन अचानक हंटर्स आ जाते हैं। बच्चे ट्रीज को फायर करते हैं, ट्रैप्स बिछाते हैं और इन पुअर क्रीचर्स का हंट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है जो पूरी फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। एक मदर ओची यूरी के सामने आती है। उसकी आंखों में डर है, इनोसेंस है, लेकिन फिर भी वो वहां खड़ी है क्योंकि उसका बच्चा ट्री पर फंसा है। यूरी का दिल भर आता है। वो समझ जाती है कि यह एक माँ है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रही है। क्या आपको नहीं लगता कि मदरली लव सभी स्पीशीज में सेम होता है? यूरी डिसाइड करती है कि वो इस मदर की हेल्प करेगी, लेकिन ट्रेजेडी ये होती है कि यूरी के कंपेनियन रोबाटो ने मदर ओची पर अटैक कर दिया। वो बुरी तरह इंजर्ड हो गई और दूसरे ओची उसे वहां से ले गए, लेकिन उसका बेबी वहीं फॉरेस्ट में लॉस्ट हो गया। सुबह जब सब वापस आते हैं तो पेट्रो सबकी प्रेज करता है कि रात का मिशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन यूरी को बुरा लगता है क्योंकि उसका हंटिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। पेट्रो उसे रोबाटो के सामने स्कोल्ड करता है, जिससे यूरी एंग्री होकर वहां से चली जाती है। यूरी अपना मूड फ्रेश करने के लिए फॉरेस्ट में जाती है। तभी उसे एक केव से आवाज सुनाई देती है। जब वो वहां जाती है तो देखती है कि वही बेबी ओची ट्रैप में फंसा है जिसकी मदर कल इंजर्ड हुई थी। यहाँ यूरी का कैरेक्टर हमें बहुत इम्प्रेस करता है दोस्तों। बेबी ओची उसे देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और हाउल करने लगता है, लेकिन यूरी बड़ी स्मार्टली एक स्टिक से उसकी नेक के अराउंड लूप बनाकर उसे ट्रैप से फ्री करती है। बेबी ओची भागने की कोशिश करता है लेकिन इंजरी की वजह से वॉक नहीं कर पाता। यूरी को पिटी आती है और वो उसे अपने बैग में हाइड करके घर ले जाती है। घर जाकर वो उसकी बैंडेजिंग करती है। धीरे धीरे बेबी ओची समझ जाता है कि यूरी उसकी एनिमी नहीं है। दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग डेवलप होती है और वे साथ में खेलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी बाहर से हंटिंग प्रैक्टिस की बुलेट्स की आवाज आती है। बेबी ओची को पिछली रात की सारी मेमोरीज आ जाती हैं और वो डर से हाउल करने लगता है। यूरी उसे क्वाइट कराने की कोशिश करती है, लेकिन रोबाटो उसकी आवाज सुनकर गुण लेकर आ जाता है। यहाँ एक बहुत ही टचिंग मोमेंट होता है। रोबाटो ओची को किल करने वाला था, लेकिन यूरी उसके सामने आकर कहती है, ये सिर्फ एक इनोसेंट बेबी है, ये हमें कोई हार्म नहीं करेगा, ये बस अपनी मदर से अलग हो गया है, मैं इसे उसकी माँ के पास पहुंचाना चाहती हूँ। यूरी की बातों का असर होता है। रोबाटो इमोशनल हो जाता है और अपनी गन डाउन कर देता है। यूरी विंडो से बेबी ओची को बैग में लेकर भाग जाती है। जब पेट्रो पूछता है तो रोबाटो यूरी के लिए बोलता है। यह मोमेंट दिखाता है कि कैसे ह्यूमैनिटी और कंपैशन हमारे अंदर छुपे होते हैं। पेट्रो को यूरी के रूम में एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि वो वहां से जा रही है। उसे ब्लड और एनिमल हेयर भी मिलते हैं। वो समझ जाता है कि यूरी ट्रबल में है। सभी चिल्ड्रन वेपन्स लेकर उसे रेस्क्यू करने निकलते हैं। यूरी एक दूसरे टाउन पहुंच जाती है। भूख लगने पर वो एक जनरल स्टोर जाती है, लेकिन बेबी ओची बैग से बाहर निकलने लगता है। गर्ल्स उसे देखकर स्क्रीम करने लगती है। एक गर्ल तो गुण भी पॉइंट करती है। यूरी को अपनी और बेबी ओची की जान बचाने के लिए स्टोर के रेफ्रिजरेटर में हाइड करना पड़ता है, लेकिन ओची स्टिल हाउल कर रहा है, इसलिए यूरी उसका माउथ अपने हैंड से बैंड करती है। तभी ओची उसका हैंड बाइट कर देता है। यूरी लाउड स्क्रीम करती है और सबका अटेंशन फिर से उन पर आ जाता है। वो कार्ट की हेल्प से मार्ट की विंडो तोड़कर वहां से एस्केप करती है। पास में एक कार मिलती है जिसमें कीज भी है और वो उसे ड्राइव करके वहां से भाग जाती है। लेकिन अब एक स्ट्रेंज चीज होने लगती है दोस्तों। जहां ओची ने उसे बाइट किया था वहां स्वेलिंग आने लगती है, ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं और उसका हैंड ब्लू होने लगता है। बिल्कुल ओची की तरह यूरी को डिजीनेस फील होने लगती है। वो प्रॉपर्ली ड्राइव नहीं कर पाती और कार को रोड के साइड में ले जाती है। पुलिस एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हें यूरी के फॉल्स टीथ मिलते हैं। पेट्रो समझ जाता है कि यूरी आसपास ही है।
रिवर के पास बैठी यूरी का पूरा बॉडी ब्लू हो चुका है। वो समझ जाती है कि पॉइजन फैल रहा है, इसलिए वो पानी से लीचेस पकड़कर अपने ऊपर लगाती है ताकि वे उसका ब्लड सक कर सके। लेकिन सबसे अमेजिंग बात यह होती है कि अब वो ओची की लैंग्वेज समझ सकती है। वो उससे बात भी कर सकती है। ये डिस्कवरी उसे बहुत एक्साइटेड करती है। खुशी में चलते समय उसका फुट स्लिप हो जाता है और वो एक पिट में गिर जाती है जो एक्चुअली एक ट्रैप था। बेबी ओची ट्री पर चढ़कर उसका वेट करता रहता है। एक लेडी यूरी को पिट से रेस्क्यू करके अपने घर ले जाती है। कॉन्शियसनेस वापस आने पर यूरी उसे मॉम बुलाती है, क्योंकि वो एक्चुअली उसकी माँ है। यूरी अपनी माँ से बेबी ओची के बारे में बताती है और कहती है कि वो उसकी लैंग्वेज समझ सकती है। माँ कहती है, यह कोई बड़ी बात नहीं है यूरी, मैंने तुम्हें ये लैंग्वेज सिखाई है। वो एक फ्लूट निकालकर बजाती है जो ओची की आवाज जैसा साउंड प्रोड्यूस करती है। यूरी अपनी माँ से कहती है कि वो बेबी ओची को उसकी मदर के पास पहुंचाना चाहती है। वो कहती है, मैं उसे ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकती जैसे तुमने मुझे छोड़ा था। अगली सुबह यूरी को ओची की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसकी माँ की फ्लूट की आवाज है। फॉलोइंग करते हुए वो एक रूम में पहुंचती है जहां ओची पर बहुत सारी रिसर्च और बुक्स है। माँ उसे वार्निंग देती है, जिन क्रीचर्स के बारे में तुम अच्छा सोच रही हो वे उस अच्छाई के वर्थ ही नहीं है। वे ह्यूमंस से हेट करते हैं। अगर तुम बेबी ओची को उसकी मदर के पास ले जाओगी तो ह्यूमंस की स्मेल के कारण वे अपने ही बेबी को मार देंगे। यूरी को लगता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। वो एंग्री होकर कहती है, जो माँ अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच सकती वो दूसरों के बच्चों की क्या करेगी। वो माँ का बनाया मैप देखकर ओची के दूसरे लोकेशन का पता लगाती है और वहां से निकल जाती है। रबाटो उसे जाते हुए देख लेता है और पेट्रो को इन्फॉर्म करता है। जब पेट्रो यूरी की माँ के घर पहुंचता है तो यूरी वहां नहीं है। माँ उससे कहती है कि अगर यूरी को कुछ हुआ तो वो उसे रिस्पॉन्सिबल मानेगी। आर्ग्यूमेंट बढ़ने पर चिल्ड्रन उन्हें अलग करते हैं। रबाटो को वो मैप मिल जाता है जिससे पता चल जाता है कि यूरी कहाँ गई है। फॉरेस्ट में यूरी बेबी ओची को बहुत देर तक ढूंढती है। वो ओची की लैंग्वेज में उसे कॉल करती है लेकिन टायर्ड होकर एक जगह लेट जाती है और क्राई करने लगती है। तभी बेबी ओची उसे देख लेता है और लाउडली कॉल करता है। यूरी को लगता है जैसे उसे कोई ट्रेजर मिल गया हो। वो ट्री पर क्लाइंब करके उसे पकड़ लेती है। रात हो चुकी है। यूरी खाना खाती है, मिल्क पीती है और बेबी ओची को भी फीड करती है। वो उससे उसकी लैंग्वेज में कहती है कि मॉर्निंग में वो उसे उसकी मदर के पास ले जाएगी। सुबह यूरी एक छोटा राफ्ट बनाती है रिवर क्रॉस करने के लिए। रिवर के उस पार एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, खूबसूरत माउंटेन्स और उनमें स्मॉल केव्स जहां सभी ओची छुपे हुए हैं। बेबी ओची अपने काइंड को कॉल करता है। सभी खुशी से बाहर आते हैं लेकिन यूरी को देखकर वापस केव्स में छुप जाते हैं। यूरी समझ जाती है कि उसकी माँ सच कह रही थी। तभी पेट्रो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। यूरी किसी भी ओची को हार्म नहीं होने देना चाहती, आ सकर बेबी ओची को। उसे बचाने की कोशिश में उसका राफ्ट ओवरटर्न हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। पेट्रो उससे कहता है कि ओची को छोड़कर उनके पास आ जाए, लेकिन यूरी नहीं मानती। वो फास्ट स्विम करके एक बिग केव के अंदर चली जाती है। पेट्रो किसी भी कॉस्ट पर यूरी को बचाना चाहता है। वो खुद केव के अंदर जाता है। भागते समय उसका फुट स्लिप हो जाता है और वो हैवी वुड में स्टक हो जाता है। यूरी को पिटी आती है। वो आकर वुड हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत हैवी है। तभी बेबी ओची बिहाइंड से आता है और पहली बार पेट्रो को देखता है। पेट्रो भी उसकी इनोसेंट आइज में देखता है और रियलाइज करता है कि वे इन क्रीचर्स को बिना रीजन के बैड मानते आए हैं। पहली बार वो बेबी ओची से लव फील करता है और अपनी सोच चेंज करता है। फाइनली यूरी और पेट्रो के एफर्ट से पेट्रो फ्री हो जाता है। वे केव क्रॉस करके एक नई, ब्यूटीफुल और मैजिकल जगह पहुंचते हैं। यहाँ का ब्यूटी देखकर वे मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। सभी क्रीचर्स बाहर आकर इन ह्यूमंस को देखते हैं। पेट्रो और यूरी सोचते हैं कि वे ह्यूमंस और क्रीचर्स के बीच रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकेंगे। लेकिन तभी पेट्रो देखता है कि उसके हंटर चिल्ड्रन गन्स के साथ इन क्रीचर्स को किल करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पेट्रो उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करता है लेकिन एक चाइल्ड बुलेट फायर कर देता है। थैंकफुली बुलेट किसी क्रिएचर को नहीं लगती लेकिन माउंटेन को हिट करती है। सभी क्रीचर्स डर से अपनी केव्स में वापस चले जाते हैं। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यूरी की मां अपनी फ्लूट प्ले करती है और क्रीचर्स से बात करके समझाती है कि इन ह्यूमंस के बैड इंटेंशंस नहीं है, वे सिर्फ उनके एक बच्चे को वापस करने आए हैं। क्रीचर्स रिलैक्स हो जाते हैं। यूरी जाकर बेबी ओची को उसकी मदर को हैंड ओवर करती है। मदर और बेबी का रियूनियन देखकर यूरी बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है जो भी टीयर्स शेड कर रही है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के पास आकर हग करते हैं। फाइनली उनका भी रियूनियन हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें कितनी सारी बातें सिखाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें किसी को भी बिना जाने समझे जज नहीं करना चाहिए।
ओची क्रीचर्स जो स्कैरी लगते थे, वे एक्चुअली इनोसेंट थे और सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहते थे। मदरली लव का इमोशन सभी स्पीशीज में सेम होता है, चाहे वो ह्यूमंस हो या कोई और क्रीचर्स। यूरी का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से कोई भी बैरियर क्रॉस किया जा सकता है। पेट्रो का कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी रिमार्केबल है। एक हंटर से वो एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन बन जाता है जब वो बेबी ओची की इनोसेंट आइज देखता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह फिल्म हमारे समाज का मिरर है? हम कितनी बार अपने प्रेजुडिसेस की वजह से दूसरों को हार्म करते हैं?